हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए साइंस का इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए थे जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम फिर से अपना कुछ नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ सकूं। और चलिए फिर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूं। तो आइए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सतह पर अपनी ऑक्साइड की परत से संरक्षित रहती है। तो पहला ऑप्शन है Au जिसको गोल्ड कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है Ag जिसको सिल्वर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है Al यानी जिसको एल्यूमिनियम कहते हैं, और डी ऑप्शन है Fe जिसको आयरन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी वाला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होती है वो अपनी ऑक्साइड की परत से संरक्षित रहती है और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है वो बनता है Al2O3 जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत से संरक्षित रहता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नमूने का द्रव्यमान अधिकतम है। तो पहला ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन का, 2 मोल ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। बी ऑप्शन है O2 का 0.8 मोल। थर्ड ऑप्शन है O2 का 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। और चौथा ऑप्शन है STP पर O2 के 20.4 लीटर। तो इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि सारे वैल्यू अलग अलग दिए गए हैं। कुछ ग्राम में हैं, कुछ मोल में हैं, कुछ लीटर में हैं। तो इसको आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर, कह सकते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन के दिए गए हैं, यानी इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे O2 का 16 ग्राम पहले से दिया हुआ है, तो ये हो गया 16 ग्राम। ठीक है, यानी O2 का 16 ग्राम। अब हम ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका 0.8 मोल दिया है। ठीक है, तो 0.8 मोल को हम चेंज करेंगे जब, तो ये हो जाएगा O2 का 0.8 मोल, तो यानी 0.8 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25.6 ग्राम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। O2 का 6.02 इंटू 10⁻23 है, तो हम कर लेते हैं इसको कैसे, 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 1 मोल की वैल्यू होती है। ये जो पूरी वैल्यू होती है वो 1 मोल की वैल्यू होती है, और 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 32 ग्राम। ठीक है, और STP पर O2 का 20.4 लीटर दिया गया है। ये लीटर में दिया गया है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। पहले NTP पे होता है, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 22.4 लीटर से। तो 20.4 को हम इसको NTP में चेंज कर देंगे पहले, 22.4 लीटर, और जो O2 का वो है वेट मॉलिकुलर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब इसको हम डिवाइड करते हैं 22.4 से, तो ये अप्रॉक्स आपकी वैल्यू आ जाती है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाती है 0.9। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना है हमें 32 से, तो ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 22.8 समथिंग आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है हम बता सकते हैं। देखिए इसका था कितना, 16 ग्राम। ठीक है, इसका वैल्यू था कितना, 25.6 ग्राम। इसकी वैल्यू थी 32 ग्राम निकल के आई, और इसकी वैल्यू निकल गई 22.8। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, द्रव्यमान अधिकतम है 32 ग्राम। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा,
O2 का 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अचल संधि है? पहला ऑप्शन है सिर व गर्दन के मध्य धुराग्र संधि, दूसरा ऑप्शन है कोहनी की कब्जा संधि, तीसरा ऑप्शन है कपाल की अस्थियों के मध्य संधि और चौथा ऑप्शन है कंदुक खल्लिका संधि। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही है। कपाल की अस्थियों के मध्य संधि जो है वो आपका सही है। यही एक अचल संधि होती है। ये अचल संधि का उदाहरण है। कपाल की जो अस्थि होती है उनके मध्य जो होती है वो जो संधि होती है वो अचल संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा एक मिश्र धातु है। यानी कांसा एक मिश्र धातु है, उसमें कौन कौन से धातु होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आप ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का, कॉपर और आयरन का, कॉपर और एल्युमिनियम का। तो इसमें से आपको बताना है कि कांसा का कौन सा है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कॉपर तथा टिन का। कॉप जब भी आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा कॉपर और टिन को लिखते हैं Sn। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का जो होता है मिक्सचर वो होता है कांसा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। यानी एक लेंस को वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह यूज़ कर रहा है, उससे व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा? पहला ऑप्शन है उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है उल्टा एवं आभासी प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन है सीधा एवं वास्तविक प्रतिबिंब और चौथा ऑप्शन है सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा। ठीक है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी का जब भी यूज़ करेंगे तो वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, और इससे जो है सरल सूक्ष्मदर्शी से हम 10 गुना किसी चीज़ को परावर्तित करके यानी मॉडिफाई करके देख सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी से कितना गुना मॉडिफाई करके देख सकते हैं, तो 10 गुना मॉडिफाई करके कोई चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को देखा जा सकता है 10 गुना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? यानी कौन सी ऐसी रक्त कणिका है, कार्पसल्स है, कौन सी ऐसी ब्लड कार्पसल्स है जो रक्त को स्कंदन में सहायक होती है? स्कंदन कहने का मतलब है कि उसको जमने में सहायक होती है। ठीक है, जब ब्लड जम जाता है उसमें कौन सी कार्पसल्स में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो सहायता करती है? तो पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है मोनोसाइट और चौथा ऑप्शन है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? इसमें आपका ऑप्शन सही है बी वाला, प्लेटलेट्स इसका सही आंसर है। जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं ब्लड कार्पसल्स में वो हमारे ब्लड को स्कंदन यानी जमने में सहायता करती है, रक्त का जमना या थक्का बनना कह सकते हैं। ठीक है, स्कंदन को हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थक्का जमना कह सकते हैं। ठीक है, और रक्त का थक्का जो होता है ये इनके निर्माण में विटामिन के बहुत सहायक होता है। ठीक है, रक्त के प्लेटलेट्स का कार्य जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कहीं भी आपसे पूछे कि प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है तो आप कह सकते हैं कि रक्त का थक्का यानी स्कंदन में जो है जमाने में काम आता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है और इसके निर्माण में विटामिन के बहुत सहायता करती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विटामिन के जो होती है वो सहायता करती है रक्त का थक्का जमने में। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हैं ये दोनों जो हैं वो एक तरह की श्वेत रक्त कणिका है। ये दोनों जो हैं, मैं बता देती हूँ आपको, ये दोनों जो हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये वाइट ब्लड कार्पसल्स होती हैं यानी WBC होती हैं। ठीक है, और रेड ब्लड कार्पसल्स मैंने आपको बताया ही था। रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती है आरबीसी जो होती है वो हीमोग्लोबिन में सहायता करती है।
हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है ब्लड में। ठीक है, तो ये हमारा ये चारों का वर्क है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असत्य कथन को पहचानना है, यानी जो गलत है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है मेढक फेफड़ों तथा त्वचा दोनों से श्वसन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है पित्त रस का स्रावण यकृत द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन है अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है माइक्रोस्पोरम एक रोग कारक जीवाणु है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा गलत ऑप्शन लग रहा है। देखिए, इसमें जो 3 ऑप्शन हैं ए बी सी, तीनों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है, और मैं चाहूँगी कि अगर आपको याद हो तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके मुझे सेंड करें। देखिए, तीनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में। मैं बता देती हूँ कि देखिए, मेढक जो होता है मैंने बताया था कि फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन कर सकता है, ये मैंने बताया था। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा, ये एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पित्त रस का स्रावण यानी सिक्रीट होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो लीवर के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है पित्त रस का सिक्रीशन। ठीक है, सी ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। अंतः श्वसन मतलब अंदर की तरफ सांस को खींचना। मैंने बताया था कि सांस को जब अंदर की ओर खींचते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत है, असत्य है। माइक्रोस्पोरम एक रोग कारक जीवाणु नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रोस्पोरम जो होता है वो जीवाणु नहीं है, बल्कि वो है आपका कवक है। ठीक है, माइक्रोस्पोरम जो है आपका वो कवक है, यानी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में फंजाई है, जीवाणु कारक नहीं है, फंजाई है। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, फंजाई कैसा रोग होता है, इसमें दाद वगैरह हो जाते हैं, दाद टाइप का। वो आपने कुछ ऐड तो देखे होंगे पहले, दांत खुजली के जो ऐड आते थे, तो वही दांत जो होते हैं वो फंजाई के उससे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका रोग कारक जो होता है वो माइक्रोस्पोरम होता है। तो मेढक का बता ही दिया मैंने आपको। और ये आपको थर्ड ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया है कि अंतः श्वसन मतलब अंदर की तरफ सांस को खींचना। तो जब अंदर की तरफ वायु जाता है तो दाब कम हो जाता है, और वायुमंडल में वायु का दाब अधिक होता है। तो अंदर जब वायु जाता है वायु का दाब कम हो जाता है, और बाहर का वायुमंडल का जो वायु होता है उसका दाब अधिक हो जाता है, प्रेशर अधिक हो जाता है, जिसके कारण ही अंदर वक्ष गुहा का आयतन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ध्वनि का कौन सा अभिलाक्षणिक कंपनों के आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आयाम पे कौन सा निर्भर करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है तारत्व, तीसरा है प्रबलता, चौथा है गुणता। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, प्रबलता। ठीक है, प्रबलता पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो साउंड की जो प्रबलता होती है, प्रबलता कहने का मतलब कह सकते हैं कि उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। यानी ध्वनि का जो तारत्व और गुणता होती है, यानी ये तारत्व मैं बता देती हूँ, ये जो आयाम होता है, आयाम वो आपका प्रबलता पे करेगा निर्भर। ठीक है, और जो तारत्व और गुणता है ये दोनों आवृत्ति पर करते हैं निर्भर। ठीक है, कितनी आवृत्ति, कितनी फ्रीक्वेंसी है साउंड में, तारत्व और गुणता उसी पर डिपेंड करता है। तारत्व, गुणता क्वालिटी। ठीक है, गुणता को क्वालिटी कह सकते हैं, और तारत्व जो है वो पिच होता है, यानी साउंड में आपके कितने पिच है और कितनी जो है क्वालिटी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और प्रबलता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और ध्वनि की चाल जो होती है, चाल तो फ्रेंड सबको पता है कि चाल जो होता है
चाल जो हमारा होता है वो किस पे निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर, यानी लैम्डा की वैल्यू पर। आप जानते हैं कि v बराबर c बाई लैम्डा होता है, और ये जो हमारा होता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं। तो ध्वनि जो होती है हमारी वो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करती है। तो इसमें मैंने आपने चारों ऑप्शन को क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है लुईस पाश्चर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए वाला, ए ऑप्शन इसका सही है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखा था, ठीक है, खोजा था। रॉबर्ट हुक ने, देखिए इसमें मैं बता देती हूँ, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और लुईस पाश्चर ने आपको बताया था, देखिए लुईस पाश्चर ने आपको दो चीज़ के बारे में बताया था, जैसे निर्जलीकरण के बारे में। निर्जलीकरण नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाश्चराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो लुईस पाश्चर ने दिया था, ठीक है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं का खोज किया था। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? यानी इसमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी आँखों को और हमारी स्किन के लिए रक्षा करता है? तो ये तो सबको पता है, इसका आंसर आप प्लीज़ जल्दी से मुझे बताइए। इसका ऑप्शन है सी वाला, यानी विटामिन ए। ये बहुत ही आसान है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आई के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, सोर्सफुल विटामिन होता है, ठीक है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है। और फ्रेंड्स, इसके विटामिन ए के कुछ सोर्स होते हैं, जैसे मिल्क, एग, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं, कह सकते हैं फ्रूट्स वगैरह, ये सब जो होते हैं सोर्स होते हैं विटामिन ए के। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विटामिन्स का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में। तो विटामिन्स के बारे में बहुत अच्छे से आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी बना कर दूँगी। इससे बहुत से क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट था क्वेश्चन। देखिए, विटामिन सी की कमी से हो जाता है, मैं बता देती हूँ आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे विटामिन सी की जो होते हैं उसमें सिट्रस फ्रूट लेते हैं, ठीक है। इसका सोर्स जो होता है वो सिट्रस फ्रूट होता है, यानी जूस वाला, यानी नींबू हुआ, संतरा हुआ, इस टाइप का जो होता है वो विटामिन सी में होता है। इसकी कमी से हमको स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स कहने का मतलब है सूखा रोग, ठीक है। विटामिन डी का सोर्स होता है क्या? सनलाइट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको और भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक भी पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊँगी। तो
ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ठीक है, तो फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।